नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो दिखने में बड़े छोटे हैं। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनाव की बात कर रहे हैं और ये दोनों ही राज्य इतने छोटे हैं कि दोनों राज्यों की विधानसभा सीटें 90-90 के आसपास। 90 सीटें विधानसभा की हरियाणा और 90 सीटें ही जम्मू कश्मीर की। कहने को 180 सीटों के दो राज्य हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों का बहुत महत्व है। एक तो पाकिस्तान से सीमा से लगा हुआ होने की वजह से जम्मू कश्मीर का महत्व ज़्यादा है और वहाँ के नतीजों का। धारा 370 के बाद पहली दफ़ा चुनाव हो रहे थे, इसलिए भी उसका महत्व ज़्यादा है। दूसरा चुनाव है हरियाणा राज्य का, जहाँ तीसरी बार बीजेपी सरकार में आने का दावा कर रही थी और नतीजों ने जो बताया, आज हम उसी पर बात करेंगे कि हरियाणा जम्मू कश्मीर के संकेत क्या देते हैं। जो चीज़ हो रही थी चर्चा वो ये थी कि इन दोनों राज्यों के चुनाव अगले जो विधानसभा के चुनाव होने वाले, जिसमें झारखंड है, महाराष्ट्र शामिल है, इन राज्यों के दिल्ली, इन राज्यों के एक तरह से असर डालने वाले होंगे। यहाँ जो भी पार्टी को सफलता मिलेगी, उम्मीद ये थी कि हरियाणा में या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या त्रिशंकु सरकार आएगी। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात थी, वहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटे हुए थे। मुसलमान जनता पार्टी के खिलाफ थे, बीजेपी के खिलाफ थे, और हिंदू उसके पक्ष में थे। ये साफ वहाँ एक तरह से विभाजन दिख रहा था। उसके चलते जो अपेक्षा थी उसी के आसपास नतीजे आए हैं। लेकिन हरियाणा की जहाँ तक बात है, उसने चौंकाया है, क्योंकि दूसरी बार जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। तीसरी बार चुनाव जीतना तो बहुत मुश्किल होता है, और बीजेपी ने वहाँ ये करके दिखाया। एक पत्रकार के नाते मेरे लिए भी ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर तीसरी दफ़ा बीजेपी कैसे चुनाव जीती। लेकिन इसके पीछे ये भी चीज़ निकल कर आएगी, क्या वहाँ की जनता ने कांग्रेस की नीतियों को खारिज किया, किसानों के आंदोलन को खारिज किया, और उसके साथ साथ जो भाजपा का राष्ट्रवाद है, क्या उसको स्वीकार किया। क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की बात करें तो ये एक तरह से वो राज्य हैं जहाँ के लोग सीमा में राज्य की सुरक्षा में लगते हैं। वो आर्मी में जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं, सीआईएसएफ में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं। तो इन तीनों राज्यों की जो तासीर है वो देशभक्त है, राष्ट्रवादी है हमारी तुलना में। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे कि इसके मतलब क्या हैं और ये सब चीज़ें क्या बताती है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं इस मुद्दे पर तीन नेताओं की बातचीत, उनके क्या इसमें तर्क है और वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पार्टी के पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ देश की जनता अनेक अवसरों पर ये जो ईवीएम मशीन है, इसके लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाते रही है। और कहीं न कहीं हम लोग जो देखते हैं, जिस तरह से जो एग्जिट पोल है, पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एग्जिट पोल ने रिजल्ट जो होने की उम्मीद बताई थी, वो सारे के सारे फेलवर निकले थे। इस समय भी वही हो रहा है। जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता। हरियाणा में डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो बहुत सारी बातें अभी होंगी भी और बहुत सारी बातें कही भी जा चुकी है। बातें तो यहाँ तक हुई थी कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो नाम बदल देना, ये कांग्रेस या भाजपा के जो विपक्षी लोग थे उनका ये दावा था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, दरअसल इसमें ऐसा कोई भी दावा नहीं करना चाहिए जो बाद में सबूत बनकर आपकी नज़रों को नीचा करे या शर्मिंदा करे। विस्तार से बात करेंगे, चर्चा में जुड़ गए स्काइप पे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और जीए पॉलिटिक्स के जानकार रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक श्री डॉक्टर भूपेंद्र सोलेरे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ, कि राजनीति अपनी जगह है,
मैं थोड़ा सा पत्रकार बिरादरी की तरफ से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम दोनों तो कर ही सकते हैं, दूसरा तो अपने हिसाब से तर्क करेगा। हमारी पत्रकारों में भी तो इंसान होते हैं, सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन लिखने और पढ़ने में वो नज़र नहीं आना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ सालों से निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो गया है। अगर आप चुनाव के पहले ये कहते कि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर पड़ रही है, तो ज़रूर आपसे लोग कहते कि आप भाजपा के पक्ष के हैं। अगर आप ये कह देते कि बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, तो लोग कहते थे कि कांग्रेस के पक्ष के हैं। फिर हम मध्य मार्ग चुनते कि त्रिशंकु सरकार बनेगी, तो वो तटस्थता की बातें आती। लेकिन सच जानते तो ज़रूर कहते कि इस बार बीजेपी हैट्रिक मार सकती है। और जम्मू कश्मीर का तो सीन साफ था, वहाँ बिल्कुल धारा दिख रही थी साफ, एक मुस्लिम धारा थी, एक हिंदू धारा थी, और उसी की तरह से नतीजे भी आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है जम्मू कश्मीर को लेकर कि वहाँ कांग्रेस को 50% घाटा हुआ है। 12 सीटें थी विधानसभा में जम्मू कश्मीर में, वो 6 पर आकर ठहर गए हैं। जैसे लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस ने 100% जंप लगाई थी, वो 99 पर आ गई थी, और वहाँ 50% माइनस में चले गए। वो तब गए जब 370 के बारे में कांग्रेस ने स्टैंड लिया था कि अगर उनका गठबंधन सरकार में आएगा तो वो वापसी करेंगे। तो हमें लगता है कि वहाँ ये चीज़ खारिज हुई है कांग्रेस के लिहाज से, जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से हम चर्चा करें। और दूसरी बात हरियाणा को लेकर ये कि तीसरी दफ़ा बीजेपी का सरकार में आना ये बताता है कि राहुल गांधी की जो रणनीति रही या उनकी टीम की जो रणनीति रही वो कांग्रेस के लिए लाभकारी नहीं रही। जबकि ऐसा लग रहा था कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ आएंगे, लेकिन नतीजे उल्टे आए। तो सोचने की बात सबको है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है, और हरियाणा में कांग्रेस को। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने कोई बहुत वैसे तो करिश्मा किया है कि तीसरी बार जीते, लेकिन एक पत्रकार के नाते हम यही कहेंगे कि उनकी रणनीति बड़ी अच्छी थी, इसलिए वो चुनाव में हारते हुए दिख रहे थे लेकिन चुनाव जीत गए। आपकी राय हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर? राघव जी देखिए, सबसे पहले जो आपने बात शुरुआत की तो जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता कठिन नहीं है अगर हम करना चाहें। लेकिन होता क्या है कि अभी जो पत्रकारिता का दौर दिख रहा है मुझे 8-10 साल में खासकर, जी। हम वो करना ही नहीं चाहते। हम या तो इस साइड दिखना चाहते हैं, उस साइड दिखना चाहते हैं। दिक्कतें हैं जो हमें शुरू में आपको भी सिखाया गया है रघुवीर जी पत्रकारिता में, कि कभी भी चुनाव में हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर दिख भी रहा है कि कोई पार्टी जीते हार रही है, अगर हम हार रहे लिख रहे हैं तो उसका मनोबल डाउन कर रहे हैं, मतलब एक जनता को मैसेज भेज रहे हैं। और किसी को जीत रही बोले तो भी हम जनता को मैसेज भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा काम यह है कि जो एक समीकरण जो भी चल रहा है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, राज्य में, उस समीकरण को बताइए कि फला नाराज है, फला में दिक्कत है, ये संगठन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन कभी भी आप ऐसा हिंट मत करिए हाँ, कि जो डायरेक्ट दिखे। आप जजमेंटल मत होइए कि आप जजमेंट सुना रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है। कोर्ट मत बनिए जी। तो जब भी हम कोर्ट बनते हैं तो कई बार गलत होने का चांसेस भी रहता है, और हमारी भी जो प्रतिष्ठा है या जो हमारी नेकनीयता है या हमारे जो क्रेडिबिलिटी वो डाउन होती है। जी। पहली बात तो है, देखिए हम और आप ना तो जम्मू कश्मीर गए ना तो हरियाणा गए हैं, तो हम लोग कभी यहाँ पे बैठे बैठे जो हम लोग चुनाव कवर करते हैं तो वहाँ पे जाने की सिचुएशन डिफरेंट रहती है जब धरती पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। लेकिन यहाँ से बैठे बैठे जो अपने अनुभव से हम लोग समझ सकते हैं वो ये है कि पहले अगर हरियाणा की बात करें तो जितने एग्जिट पोल आ रहे थे वो सब, पहली बार ऐसा हुआ है बहुत समय के बाद, सारे एग्जिट पोल कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत दिखा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, जो जर्नलिस्ट भी जा रहे थे वो एक हवा बता रहे थे। और अगर हम राजनीतिक विश्लेषण बात छोड़ दें, जैसे योगेंद्र यादव को सुन रहा था मैं, तो कहते 3 चीज है, एक तो कांग्रेस की आंधी है, दूसरा प्रचंड आंधी है, तीसरा सुनामी है। मतलब भाजपा गिन भी नहीं रहते। तो दिक्कत वहीं पे आती है जब आपकी बात में उसी को बात को बढ़ा रहा हूँ। जी जी। तो हमारा जो अभी में जब रिजल्ट आ गया है, कांग्रेस का कहना, मैं फिर करूँ कांग्रेस का कहना है कि बहुत जगह ऐसे जहाँ पे कांग्रेस हारी है, भाजपा की बैठक वो 99 ऐसा हो सकता है, उसको कांटेक्ट करेंगे घर। लेकिन हमें जो संगठन के तौर पे दिखता है कांग्रेस ने बहुत कुछ चूक किया है। पहली बात तो यह है कि जब जो बड़े नेता आपके हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने आपस में एक मंच है जी। उसको तो साझा कर सकते हैं। गुप्ता कहीं और जा रहे हैं, तेजा कहीं और जा रही हैं, सुरजेवाला कहीं और जा रहे हैं। और दूसरा, भाजपा जो अच्छी बात थी अपने उनके तरीके से
पिछले 10 साल से, आज से नहीं है। उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कार्ड खेला। जो खट्टर थे जाट नहीं थे, सैनिक जाट नहीं है, जी जबकि कांग्रेस ने जाट वर्सेस नॉन जाट, वहाँ 36 जातियां हैं, आप जानते ही हैं राघवन जी। जी तो 35 जाति वर्सेस जाट, तो भाजपा ने बड़ी खूबसूरती से जाट वर्सेस नॉन जाट कर दी। तो उसमें कांग्रेस ने पूरा अपना जो डिपेंडेंस रखा जाट पे रखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे रखा। तो जो हुड्डा को लेकर जो नाराजगी थी वो यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। फिर कांग्रेस में जो मैंने कहा ये तेजा कहीं और जा रही थी, लास्ट में अशोक तंवर आए जो शेड्यूल्ड कास्ट के एक नेता माने जाते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जी तो संगठन के तौर पे कांग्रेस बहुत पीछे है। उनके नेताओं में इतने पीछे जाने के बाद भी, इतने नुकसान के बाद भी कि आपका जब अस्तित्व दांव पे है फिर भी एकजुट होने को तैयार नहीं है, तो केवल राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते अगर नेता एक जगह नहीं आते। राहुल गांधी को भी जो मुझे लगता है, उनको जैसे जलेबी वाली बात है, ठीक है आप उसको जस्टिफाई करते रहिए, लेकिन बहुत से ऐसे बयान हैं जिससे आप बच सकते हैं। आप किसानों की बात करिए, अग्निवीर की बात करिए, आप महिलाओं की बात करिए, उसमें जलेबी कहाँ से आता है। तो अभी राहुल गांधी को बहुत परिपक्व होने की जरूरत है। कांग्रेस को कलेक्टिव फेस लेके जाने की जरूरत है, कलेक्टिव फेस दिखाने की जरूरत है, और उनका जो अपना घर है उसका बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए उनको भाजपा पे देखना पड़ेगा कि भाजपा कैसे चुनाव को गंभीरता से लेती है और हर एक चीज को बड़े माइनॉरिटी अगर करती है, उस पर काम करती है। बिल्कुल। देखिए ये तो हुई बात, लेकिन हम नतीजे पर आना चाहते हैं कि अगर ये नतीजे हैं कि बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ सरकार पूरी अपनी दम पर बना रही बहुमत के साथ, तो फिर राहुल गांधी परिपक्व अभी होना है उनको, और तो कितनी उम्र में जाके होंगे। एक आम जनता और पत्रकार नाते हमारे मन में भी ये सवाल है कि वो 2014 से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। अगर वो हरियाणा जैसे छोटे राज्य की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं और जीती हुई बाजी उनके हाथ से फिसल जाती है, तो फिर कितना दाव लगाया जाएगा। कांग्रेस में लीडरों की कमी तो नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि राहुल गांधी को जाना चाहिए कि आना चाहिए। अगर बीजेपी 3 चुनाव हारेगी तो हम जरूर पत्रकार नाते पूछेंगे मोदी को क्यों, नड्डा को क्यों, अमित शाह क्यों। बात राहुल गांधी की नहीं जी। है राघव जी, बात कांग्रेस की पूरी है। और हमें बिल्कुल सही का सहमत है। और जो नेता कर क्या रहे हैं, सुरजेवाला दूर के हैं, उनका बेटा लगे बिल्कुल। दूर दिख रहे हैं, सैजा दूर के हैं, तो कांग्रेस हाईकमान को इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी जो जम्मू वाला पार्ट है उन्होंने छोड़ दिया था, चूंकि अंदर और भी मित्र हमारे हैं। जी जी जम्मू पार्ट क्लियर है कि वो जो जम्मू पार्ट है वो भाजपा का गढ़ है। कश्मीर में भाजपा को गेंद नहीं करना था वैसे भी, लेकिन वहां पे कांग्रेस को वाकई में मानता हूँ, कांग्रेस को लॉस हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गेंद हुआ है। तो कांग्रेस को वहां भी सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। इसी पर चिंता है कि कांग्रेस में हाईकमान मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अंदर खाने में कुछ भी हो लेकिन दिखता यही है। खड़गे जी कुछ करेंगे हाईकमान के नाते, मुझे नहीं लगता। तो जिम्मेदारी कौन है ये तय होना चाहिए। हर बार लोग कोई भी पार्टी हो चुनाव के बाद तय करती, तो खैर ये उनका इंटरनल मामला। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने 8+ किए हैं। पिछली बार वो 40 पर थी, इस बार 48 पर आई है। बहुमत के लिए 45 चाहिए थे। तो तीसरी बार जिसमें ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहाँ वो अपने दम पे सरकार बना रही है। तो इस पर भी बात आगे हम करेंगे, समय भले ही कम हो हमारे साथ। लेकिन कांग्रेस 6 सीटों पर प्लस कर गई लेकिन सरकार में नहीं आ पाई। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी को हुआ है। दिन भर इसकी चर्चा हुई है। पीडीपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ है और बीजेपी ने 4 सीटों का फ़ायदा किया, प्लस करके 29 आई है। अभी 5 सीटें राज्यपाल वहाँ बनाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल जो गवर्नर बनाएंगे, तो 5 सीटें भी भाजपा के पक्ष की मान सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़रूर इसमें बहुत एक तरह से जंप लगाई है। तो ये सब चीज़ें हम चर्चा में कोशिश करेंगे कि इन पर बातचीत हो जाए। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राघवेंद्र जी नमस्कार। जी बहुत देर में आपसे बात हो पा रही है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पूरा एनसीआर और अगला चुनाव दिल्ली का होने वाला है इसके बाद। जी देखिए, लोकतंत्र में तो जनता ही अपनी वोट की चोट से तय करती है कि किसे वो सत्ता में बैठाना चाहती है और किस दल को वो सत्ता से बाहर करना चाहती है। मैं सबसे पहले हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा के मामले में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बना के ये साबित कर दिया है कि उसकी कार्यशैली को, उसकी कार्यनीति को और उसकी सरकार को आम जन ने पसंद किया है। नागेंद्र जी मैं बहुत जल्दी मुद्दे पर आना चाहता हूँ। क्या किसान आंदोलन
विनेश फोगट जो पहलवान थी, इन मुद्दों ने कुछ असर किया है क्या वहाँ, या वो भाजपा के पक्ष में गए नहीं। किसान? जी नहीं, जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं राघवेंद्र जी, उन्होंने बताया कि इन मुद्दों ने और इन सहित अग्निवीर जैसे मुद्दों ने कतई प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि ये हार जो जाटलैंड कहा जा रहा था कि जाटलैंड में से इन मुद्दों से बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन हिसार और जींद का जो इलाका है उसमें जो भाजपा को सीटें मिली है, उनसे पता चल गया है कि ना तो अग्निवीर मुद्दा चला है, ना किसान आंदोलन में वहाँ कुछ काम किया है करने के लिए। इस तरह की बात जमीन पे नहीं थी। ये परिणाम तो यही बता रहे हैं कम से कम। जी जी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर थी बीजेपी की तुलना में, इसलिए बीजेपी जीत गई। बीजेपी चूंकि तीसरी दफा चुनाव में गई थी और तीसरी दफे के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो जाती है कि फिर जीतना बड़ा कठिन हो जाता है। तीसरी बार कोई भी पार्टी लगातार चुनाव जीते तो हम उसे एक करिश्मे की तरह मानते, चाहे वो बीजेपी जीते या कांग्रेस। और बीजेपी ने ये वहाँ करके दिखाया है, और उसमें कांग्रेस की क्या कमी है वो रंजन जी ने कहा है कि उनके लिए चिंता का विषय है कि उनको इस पर बात करनी चाहिए पार्टी के भीतर और बदलाव की जरूरत है। रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन पर है। रमेश सिंह जी, किस ढंग से देखते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों को? रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे दोबारा हम संपर्क करते हैं। रमेश जी से संपर्क कट गया है। भूपेंद्र जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बताता है कि किसान आंदोलन का जो लाभ मिलना था कांग्रेस को वो नहीं मिला। बीजेपी ने उसमें कांग्रेस को या तो लाभ नहीं लेने दिया, या उस मुद्दे पर वहाँ के लोग कांग्रेस से नाराज थे और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट किया। अग्निवीर की बात हो रही है, उसका कोई असर नहीं दिखा। जातिवाद का जो मामला था उसमें जो बहुत चतुर था बीजेपी ने उस चतुराई से उस पूरे मामले को अपने पक्ष में कर लिया। आप इसे किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये जो चुनाव हरियाणा का था, हरियाणा के चुनाव में शुरू में कांग्रेस लीड कर रही थी और वो जाट वर्सेस अदर्स वोट था जी, उस पर डिवीजन हो गया था। और निश्चित रूप से खट्टर जी को दिल्ली में शिफ्ट किया गया था और उनकी जगह सैनी जी को बनाया गया। सैनी जी पिछड़ वर्ग से आते हैं और वो एक सामान्य कार्यकर्ता और सांसद थे, लेकिन उसके साथ संगठन खड़ा रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी शुरू से देखें तो उसमें एक चीज़ पाएंगे कि बीजेपी ने हमेशा विधायक या सांसदों को टिकट काटे हैं, वो लगातार काटती आई है। अगर 2014 से आप देखें चाहे विधानसभा में, इसमें भी उन्होंने 24 अपने विधायक और मंत्रियों के टिकट काटे, जिसमें उनके रेसिंग 50% से ज़्यादा लोग जीते हैं। ये जो एक साहसिक कदम है जो बीजेपी करती है और इसके परिणाम भी उसके फेवर में आते हैं। ये नया प्रयोग किया। दूसरी बात, जो एससी वोट था, जो 17 सीटें थी और 20% जो वोट है वहाँ पे, और 17 विधानसभा, उसमें 8 सीटें जीती हैं, जो एक बहुत बड़ा 50% वो भी उन्होंने गेस किया है। ये जो फ़ायदा उन्होंने उठाया है उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसलिए है कि जो शैलजा जी जो नाराज़ थी, वो शैलजा जी ने बाद में तो शिफ्ट किया है, लेकिन वो बीजेपी जनता के बीच में वो संदेश ले गई और वो एससी वोट का शिफ्टिंग हुए। तीसरी बात, जो पैरोल पे राम रहीम छूट के आए थे, और राम रहीम का बहुत सी विधानसभाओं में जोर है और वो स्पेसिफिक एससी जाति पे उनका जो उनके अनुयायी है, और वो वोट 1 से 4% पड़ा है, और वो 1 से 4% वोट पूरा बीजेपी को मिला है। ये भी एक पॉइंट था। तो देखिए, दूसरी बात आपको बताएं, जब बीजेपी को लगा कि हम यहाँ पे जाट वर्सेस ये हो रहा है, और कांग्रेस के साथ सिर्फ ये था कि कांग्रेस ने पहले ही से ही कर दिया था, भूपेंद्र जी हुड्डा बनेंगे, दीपेंद्र उनके सीएम बनेंगे, ये पहले से ही जो कांग्रेस की अति उतावलीपन रहता है। दूसरी बात, वो क्या करते हैं कि जब वो इलेक्शन लड़ते हैं और उस समय वो सोचते हैं कि जैसे हम जीत जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उनको लगा कि हमारे फेवर में बन रहा है, उसके बाद वो शिथिल हो जाए। ये संगठनात्मक है और संगठन का एक कार्डर का वोट है, उनका एक निश्चित वोट था। चलिए, ये तो मुझे लगता है कि संगठन और कार्डर तो 2000 अभी इसके जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें वो कई चीज़ों पर बहुत सारे जाले साफ हो गए हैं। 240 पर जो कांग्रेस भाजपा के रुक गई है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो ये कि राम रहीम को छोड़ने से भी वोट मिले, बेशक मिले हैं, लेकिन राम रहीम तो हर पिछले बार भी छूटे थे। तब बीजेपी दूसरे चुनाव में 40 पर रुक गई थी, इस बार वो 48 पर आई है। चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस का अति उत्साह था, ओवर कॉन्फिडेंस था, या रणनीति कमजोर थी, इस पर और हम बात करेंगे। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी जुड़ गए। रमेश सिंह जी, आपकी राय क्या? हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत राष्ट्रवादी हैं, इसलिए उन्होंने इन सब बातों को खारिज कर कर भाजपा का जो खास मुद्दा होता है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, उस पर वोट किया, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर
कई चीज़ ऐसी बीजेपी लोगों तक पहुंचाने में लगता है कामयाब रही, जो नतीजा बताता है कि कांग्रेस उसकी तुलना में कम राष्ट्रवादी है, कांग्रेस भाजपा की तुलना में कम हिंदुत्ववादी है, और ये मामला चल गया। आपकी राय? राघवन जी, जिस तरह के सर्वे आए थे और एग्जिट पोल आए थे पिछली बार से भी हम देख रहे हैं, तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि इस सोशल मीडिया के जमाने में जो आज का मतदाता है वो इतना जागरूक है कि वो अपनी शिकायत भी करता है, वो अपनी जरूरतों की बात भी करता है, वो अपनी निराशा को भी जाहिर करता है, लेकिन मतदान के समय वो रणनीतिक रूप से वोट करता है कि वो जमीन के धरातल पे कि देश की जरूरतें क्या है। जैसे इस चुनाव में किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, अग्निवीर के मुद्दे बहुत हावी थे, लेकिन इनने उस चुनाव को प्रभावित नहीं किया। इसका मतलब इन मुद्दों की हकीकत को सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी शिक्षित हो गया था कि ये इन मुद्दों के पीछे की रणनीति क्या है कांग्रेस की। दूसरी बात, ये आपने हिंदू मुसलमान की राष्ट्रवाद की बात कही, तो राहुल गांधी ने जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो सोचे छोड़े थे, खटाखट वाला संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो कास्ट की हांडी साबित होगी। लोगों ने ये मान लिया कि ये ब्लफ मारते। इस बार उन्होंने 100 गज प्लाट का ऑफर किया था, किसी ने नहीं माना। इसके बाद अमेरिका में जो राहुल गांधी ने किया वो पूरे देश के लोगों ने उसको, किसी को अच्छा नहीं लगा। ये राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा इशू है कि आप देश के गद्दारों के साथ आप सरेआम देशद्रोह कर रहे हैं, अमेरिका की धरती पे जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं, देशद्रोहियों के साथ मिलकर फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो राष्ट्र के हितों से मेल नहीं खाते। तो इस चीज को आम आदमी ने नहीं माना। दूसरा, ये जो दलित का मुद्दा है, इनको तो उठा चुके हैं। ये एक संदेश ये भी चला गया था कि जो वहां के हरियाणा के जाट है वो ये कहने लगे थे ऑन रिकॉर्ड कि अब तो हमारी जाटों की सरकार आएगी, जबकि मैं बताऊं हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार है, जाटों की सरकार हुआ करती थी और नौकरी की बात आती थी तो ये जाट ये कहा करते थे कि नौकरी के लिए तो आपको जाट के गर्भ से ही पैदा होना पड़ेगा। वो याद है, मैंने कई वीडियोस देखे हरियाणा के लोगों के, वो याद है वहां के लोगों के दिमाग में अभी भी फिट है। राहुल गांधी ने अपने जो लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक एक ये गलतफहमी पाल ली थी कि मैं जाति के मुद्दे पे, जो फ्री बीस के मुद्दे पे और जो दूसरे जो संविधान का वो जेब में रख के चल रहे थे, इन मुद्दों को पेटेंट मान लिया था। हकीकत ये है कि आम आदमियों ने इन मुद्दों को दिमाग से निकाल दिया था। दूसरी बात, कश्मीर की बात पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। सब बातें आप साथियों ने कर ली है। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण असर ये होगा राघवेंद्र जी कि इसका एक कूटनीतिक संदेश जाता है वैश्विक समुदाय को कि कश्मीर में जो 370 को हटाया है, उस 370 को हटाने के फैसले को कश्मीर की जनता ने भारी बहुमत से स्वीकार किया है। इसका हमें कूटनीतिक टेबल पर, कूटनीतिक मंचों पर बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी दौर का बातचीत है और 2-3 वाक्यों में सिर्फ इतनी राय लेंगे कि अगर यहाँ बीजेपी हारती तो क्या ये मोदी की हार होती? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि ये मोदी की हार हो जाएगी और उनका रंग उतर जाएगा। अगर ये मोदी और राहुल के बीच का चुनाव था तो रंजन जी इसको किस ढंग से देखेंगे? तो आगे महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव अभी की बात कर रहे हैं, फिर अपन दोबारा जब वहां आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे कि वहां कौन जीता कौन हारा। नहीं, हमने कहा उसका असर पड़ता चुनाव में तो दिख रहा था। दूसरा, अभी भाजपा में जो एक संघ वर्सेस भाजपा एक जो टग ऑफ वार दिख रहा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की बात चल रही है। संघ चाहता उनके मन मुताबिक अध्यक्ष बनाए, एक उसमें भी भाजपा को एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर पार्टी हार जाती हरियाणा चुनाव तो संघ का अपर हैंड होता और शायद भाजपा बचाव की मुद्रा होती। इस चुनाव को जीतने से एक लीज ऑफ लाइफ मिल गया है, भाजपा डिक्टेट करने मुद्रा में आ सकती है, मुझे जो दिख रहा है। और तीसरा बात है कि जो भी चुनाव का परिणाम होता है तो यहाँ पे अगर भाजपा हारती तो बिल्कुल जो आपका नेशनल जो लीडरशिप है, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, उनके व्यक्तित्व पे एक प्रश्न खड़ा होता, क्योंकि लोकसभा 240 पे आए, उसके बाद का पहला चुनाव है, यहाँ भी अगर जनता नकारती तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। ठीक, लेकिन मैं सिर्फ इस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि बीच में मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी और तब हमने भी ये खबरें छापी भी थी और इस पर चर्चा हुई थी कि अब मोदी संघ ने इस पूरे जातिगत मामले को टेक ओवर किया है और अब के चुनाव में संघ भी भाजपा के साथ कदम ताल करेगा, क्योंकि उसके पहले जो लोकसभा के चुनाव थे तब संघ और भाजपा के बीच में कुछ
रिफ्ट की बात आ रही थी, दरार की बात आ रही थी, उसका एक बयान का मैं उदाहरण दूंगा कि जयप्रकाश जेपी नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, उसको संघ की मदद की जरूरत नहीं है। तो नतीजे थे 240, वो आने वाले होंगे कि नहीं आने, लेकिन 240 आए। और उसके बाद जो खबर थी केरल बैठक में, यह तय हुआ था त्रिवेंद्रम में कि जातिगत जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, जातिगत जनगणना का, इसको अब अगले इलेक्शन में संघ टेक ओवर करेगा। तो इसके नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो मानेंगे कि संघ की जो एक्टिविटी है वो भाजपा के पक्ष में गई है, तो उसको भी जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अभी गुत्थम साफ होने में टाइम लगेगा। नागेंद्र जी से मैं जल्दी से टिप्पणी लेता हूँ। नागेंद्र जी, आपकी राय इस पूरे मामले में, संघ का क्या रोल रहा, और मोदी और राहुल गांधी के बीच का चुनाव था ये, तो कौन इसमें अपर हैंड और कौन नीचे गया? नहीं, निश्चित तौर पे ये भाजपा ने चुनाव जीता है और इसका कुछ ना कुछ श्रेय मोदी जी को भी जाता है। और संघ ने तो यहाँ काम भी किया बाकायदा, संघ ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया इस प्रदेश के चुनाव को। लेकिन कोई भी एक चुनाव सिर्फ किसी एक शीर्षस्थ नेता पे नहीं होता। प्रदेश का जो चुनाव, उसमें प्रदेश के मुद्दे, प्रदेश की जनताओं की अपेक्षाएं, आशाएं, और उनकी कोई राजनीतिक दल जो सत्तासीन है वो उनकी अपेक्षा करता है, तो ये सारे मुद्दे भी बहुत मायना रखते हैं प्रदेश के चुनाव में। रमेश जी, आपकी राय छोटी सी 2-3 वाक्यों में, ज्यादा नहीं। नैरेटिव के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी, वो टूट गया और बीजेपी का एक नया नैरेटिव एस्टेब्लिश हो गया। इसका असर अगले झारखंड, महाराष्ट्र और अगले उत्तर प्रदेश तक में पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव होने इसके बाद जी, हाँ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक जाएगा, क्योंकि बीजेपी अब कॉन्फिडेंस में आ गई है और पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। यूपी में आप देख रहे ना, यादव वर्सेस गैर यादव होगा। ठीक, भूपन जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कि जो बीजेपी के विचारधारा के आनुषंगिक संगठन है, उनने इस फील्ड में काम किया है और उसके कारण ये परिणाम आए हैं। और निश्चित रूप से एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये निश्चित रूप से लीड करता है उसकी रहती है, लेकिन ये परिणाम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीत का कोई दुर्गुण नहीं होता है। अगर पार्टी हारती है तो राहुल गांधी में लोग दुर्गुण तलाश करेंगे, अगर पार्टी हार जाती भाजपा तो लोग मोदी के नेतृत्व में दुर्गुण तलाश करते। तो जीत के तो सब है, मैंने हारे का हरिनाम। तो अभी तो बीजेपी हरियाणा में जीत गई है, तो मोदी और भाजपा और संघ की बल्ले बल्ले। लोग राहुल गांधी में कमियां ढूंढेंगे, खामियां ढूंढेंगे, जलेबी का मुद्दा भी आएगा, राष्ट्रवाद के खिलाफ की बातें भी आएंगी। तो ये समय की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका साधुवाद, और नागेंद्र जी आपका, रमेश जी आपका, और भूपन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।